गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 5 गलता लोहा पढ़ेंगे। आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण करने वाले लेखक शिखर जोशी ने गलता लोहा कहानी में जातिगत भाईचारे के स्थान पर निम्न जाति के मेहनतकश भाईचारे को महत्व दिया है। कहानी के नायक मोहन के पिता वंशीधर जाति से ब्राह्मण है तथा पुरोहित का काम करते हैं। जीवन भर पुरताई के बल पर गृहस्थी चलाई, परंतु वृद्धावस्था आने पर उनसे यह काम नहीं होता। उन्होंने पुत्र मोहन से यजमान चंद्रदत्त के यहाँ रुद्राभिषेक कराने के लिए कहा। पुत्र पिता का आशय समझ गया तथा उनका भार हल्का करने के लिए रुद्राभिषेक न कराकर खेतों में काम करना पसंद करता है। इसलिए अपने हंसुए पर धार तेज कराने के लिए अपने बचपन के मित्र व सहपाठी धनराम की दुकान पर गया और एक कनस्तर पर बैठ गया। दोनों बचपन की यादों में खो गए और उसे पता चला कि उनके मास्टर तिलोक सिंह का 1 वर्ष पूर्व देहांत हो गया। मोहन पढ़ाई के साथ गायन में भी निपुण था, इसलिए अपने मास्टर जी का चहेता था। पूरे स्कूल का मॉनिटर था, फिसड्डी बालकों को दंड भी देता था। मोहन कुशाग्र बुद्धि का था, पर धनराम फिसड्डी बालक था। अनेक बार मोहन से पिटने पर भी धनराम मोहन से ईर्ष्या नहीं करता था, जिसका कारण धनराम की जातिगत हीनता थी तथा मास्टर साहब का बार बार यह कहना कि मोहन बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा। उधर धनराम 13 का पहाड़ा भी याद नहीं कर पाता था। तब मास्टर तिलोक सिंह ने व्यंग्य से कहा, तेरे दिमाग में लोहा भरा, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। एक और मास्टर साहब की पिटाई, दूसरी ओर पिता का काम न सीखने पर पिता की पिटाई। अंत में धनराम कक्षा 3 तक ही पढ़ सका। दूसरी ओर मोहन को कुशाग्र बुद्धि होने के कारण कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई करके छात्रवृत्ति मिल गई। उसके पिता ने उसे गांव से 4 मील दूर पढ़ने भेजा, परंतु वहां भी उसकी पढ़ाई न हो सकी। अचानक पुरोहित की बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश वहां आया। उसके कहने पर वंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ शहर भेज दिया। यहाँ से मोहन के जीवन का दुख भरा अध्याय शुरू हो गया। रमेश के घर की महिलाओं के साथ साथ मोहल्ले की महिलाएं भी उसे कामकाज में हाथ बटाने का साधन समझने लगी। रमेश एक अच्छे दफ्तर में बाबू होने के कारण मोहन को अपना भाई बिरादरी का बताने में अपमान महसूस करता था, अतः उसके लिए वह एक घरेलू नौकर ही था। मोहन रमेश की भावनाओं को समझ गया। उसने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत आग्रह किया तो एक साधारण से स्कूल में दाखिला करा दिया, परंतु वह मेधावी छात्र अपनी पहचान न बना पाया। गर्मियों की छुट्टियों में भी वह गांव नहीं आ पाता था, क्योंकि वह रमेश के परिवार की सुविधा का साधन था। उसने अपना यह दुख घर वालों को भी नहीं बताया, जबकि उसके पिता उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं उत्तीर्ण कर मोहन गाँव आया। छुट्टियों के बाद वह लखनऊ गया तो वहाँ पर भी उसको पढ़ाना कोई नहीं चाहता था। मोहन के आग्रह पर उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया गया। वहाँ उसने 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी की और कारखानों और फैक्ट्रियों में नौकरी तलाशने लगा। गांव में पिता को अपने पुत्र के बड़े अफसर बनने की आशा थी, लेकिन जब पुरोहित जी को सच्चाई का पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। धनराम के पूछने पर उन्होंने झूठ बोल दिया कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई। धनराम को अपने मास्टर की भविष्यवाणी पर बड़ा विश्वास था, अतः उसने कहा, मोहन लला से ही बहुत बुद्धिमान थे। इस प्रकार बचपन से आज तक की घटनाओं पर दोनों मित्र बात करते रहे। धनराम ने इसी बीच मोहन के हंसुए के फाल को तेज कर दिया। मोहन हंसुए को लेकर भी वहीं बैठा रहा। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, परंतु आज ब्राह्मण जाति का लड़का निम्न जाति के लड़के के पास बैठा था। इस बात को दोनों समझ रहे थे, परंतु लखनऊ शहर में रहकर गांव की मान्यताओं को मोहन भूला नहीं था। फिर भी वह धनराम की भट्टी के पास बैठा रहा। धनराम एक लोहे की छड़ को भट्टी में तपाकर गोल आकार दे रहा था, परंतु ऐसा करने में उसे सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में मोहन ने संकोच त्याग कर धनराम की छड़ को गोल आकार दे दिया तो धनराम को मोहन की कुशलता पर आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि इस बात पर आश्चर्य हुआ कि पुरोहित खानदान के एक युवक ने निम्न जाति के युवक की भट्टी पर बैठकर काम किया। मोहन धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से दूर लोहे के छल्ले को गोलाई को जांच रहा था। यह सत्य है कि जब लोहा पिघलता है, अर्थात जब जातीय अभिमान नष्ट होता है, तो सच्चे भाईचारे की स्थापना होती है।